हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है जहरीले। जहर वह वस्तु या पदार्थ जिसे खाने से किसी जीवित प्राणी को हानि पहुंच सके या जान जा सके। इस जहर के कई प्रकार हो सकते हैं और कई रूप। कभी दवाइयाँ भी गलत समय पर खा लेने से जहर साबित होती है और कभी गलत भोजन करना भी जानलेवा साबित हो जाता है। और ऐसा कोई भी जहर धारण करने वाला कहलाता है जहरीला। जहर तुझ में भी है नागराज, और जहर मुझ में भी, और तेरा विष मेरे विष से थोड़ा सा ज़्यादा तेज है, ऐसा दुनिया वालों का मानना है। आज ये फैसला हुई जाएगी, संसार का सबसे जहरीला प्राणी तू है या मैं हूँ। तेरा जहर निर्दोषों की जान लेता है नागदंत, और मेरा जहर उनकी रक्षा करता है। तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। वो इतना बड़ा होता है, देखते ही देखते नागराज का रूप बढ़ा, जिसे देख नागदंत हैरान। मार डालेगा नागराज, मुझे मार डालेगा। अब मुझे होगा भागना होगा, पर कहाँ। पीछे वह मुझे कुचलने आ रहा है और आगे जमीन कांप रही है। कुछ जमीन के नीचे से निकल रहा है। ड्रैगन, यह तो आग उगलता ड्रैगन है, और मुझे इसकी जहरीली सांस अपनी ओर खींच रही है। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ। देखते ही देखते नागदंत उसके मुंह में समाया। पर यह क्या? ये तो नागदंत सपना देख रहा था। आह, मैं सपना देख रहा था। नागराज के हाथों मिली शिकस्तों ने मेरे दिमाग पर इतना गहरा असर डाला है कि अब वह दुष्ट मुझे नींद में भी आकर परेशान कर रहा है, और मैं सपने तक में उससे मार खा रहा हूँ, वह भी अपने सपने में। लेकिन ऐसा क्यों? मैं नागराज से हमेशा हारता क्यों हूँ, जबकि हम दोनों की शक्तियों में ज़्यादा फर्क नहीं है और हम दोनों ही हैं जहरीले। मुझे नागमणि ने एक दूसरे नागराज के रूप में तैयार किया था, ताकि मैं नागराज को ख़त्म कर सकूं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का असली मकसद कभी पूरा नहीं कर पाया, और यही है मेरी बेचैनी का कारण। ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। आज या तो मैं नागराज को मार डालूंगा, या खुद मरकर इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। आज इस खेल का फैसला हो ही जाएगा। इधर नागदंत नागराज को नष्ट करने के लिए निकला था, उधर नागराज की खोज में कोई और महानगर में प्रवेश कर रहा था। यही है वह नगर जहाँ पर मुझे मिली सूचना के मुताबिक नागराज रहता है। अब समस्या यह है कि इतने बड़े शहर में उसे ढूंढा कैसे जाए। तभी दो बदमाशों ने उसे दबोचा। ओह, लगता है चीन से सीधी चली आ रही है। इसे देखकर ही पता लग रहा है इनको चीनी क्यों कहते हैं। देखने से ही कितनी मीठी लग रही है। सिर्फ देखने से स्वाद पता नहीं चलता है नाली के कीड़ों। अभी मैं तुझे स्वाद चखाती हूँ तेरे खून का। मैं सोच रही थी कि नागराज का पता कैसे लगाऊं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। नागराज का वास्ता तुम जैसे कीड़ों से ही पड़ता है, इसलिए तुम मुझे बता सकते हो कि नागराज कहाँ मिल सकता है। ओह, नागराज कहाँ रहता है यह किसी को पता नहीं, लेकिन पूरे महानगर में उसके जासूस सर्प घूमते रहते हैं। वे ही मानसिक संपर्क द्वारा ये पता कर सकते हैं कि नागराज कहाँ है। शाबाश, तुम लोग अपनी औकात काफ़ी जल्दी समझ गए। नागराज के सांपों को ढूंढना मेरे लिए बच्चों का खेल है, लेकिन तुम लोगों की उपयोगिता अब मेरे लिए ख़त्म हो चुकी है, और मैं यह नहीं चाहती। फिलहाल तुम लोग किसी को मेरे बारे में बताओ, इसलिए मैं हिंदुस्तानी तरीके से तुम लोगों का क्रियाक्रम कर देती हूँ। उस रहस्यमय मणि की किरणों के छूते ही दोनों के शरीर धधक उठे थे। वह चीनी स्त्री उन सुलगते मांस के लोथड़ों पर बगैर नजर डाले एक तरफ बढ़ी। वक्त बहुत कम है। सुनची अब यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकता है, और उसके यहाँ अब तक पहुँचने से पहले ही मुझे नागराज का काम तमाम कर देना है। मुझे जल्दी से जल्दी नागराज के किसी सर्प को ढूंढना होगा। यह रहस्यमय स्त्री जिस शख्स की तलाश में महानगर आई थी, वह फिलहाल किसी और स्थान पर पहुँचने वाला था, और किसी और रूप में है। हा हा, तुझे बंधक बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ मेयर। पूरे समाचार जगत के लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये आतंकवादी आखिर चाहते क्या है निशा? पूरे मीडिया को यहाँ पर बुलाकर
लिया इन लोगों ने, लेकिन मांगे अभी तक नहीं बताई है। तुम तो डर के मारे यहाँ से भागने का बहाना ढूंढ रहे हो नागराज। थोड़ा धीरज रखो, अभी पता चल जाएगा। शर्त के मुताबिक पूरा मीडिया इस गिराई जाने वाली इमारत के पास इकट्ठा हो गया है। अब बताओ, मेयर साहब को छोड़ने के लिए तुम क्या चाहते हो? इस बारे में हम सिर्फ नागराज से बात करेंगे, उसको बुलाओ। यहाँ पर हमारे सामने ये लोग नागराज को बुला रहे हैं। अब नागराज आएगा, सांप छोड़ेगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी निशा। उफ, पता नहीं सांपों का नाम सुनते ही तुम को क्या हो जाता है राज। सांप कोई तुमको खा थोड़ी ही जाएंगे, कहीं खा गया तो। मैं चला यहाँ से। राज के रूप में छिपे नागराज को डरने की नायाब एक्टिंग करनी ही पड़ी, क्योंकि उसको नागराज के रूप में घटनास्थल पर जो आना था। बोल भाई, मुझसे क्या काम पड़ा है तुम लोगों को? बताते हैं, फिलहाल तो तुम वहीं रुक जाओ और सांप वाप छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना इस मेयर की खोपड़ी को उड़ा देंगे हम। ठीक है, पर आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? इस पूरे समाचार जगत के सामने तुम्हारी मौत चाहते हम नागराज। देखते ही देखते नागराज के ऊपर एक लोहे की बोल आकर गिरी, एक दर्दनाक मौत। नागराज कुछ समझ पाने से पहले इमारत को गिराने वाली टनों भारी आयरन बॉल उस पर आकर गिर चुकी थी और इस वजन के नीचे दबकर मौत से बच पाना असंभव था। हा हा, खत्म हो गया नागराज इतनी आसानी से, पूरे समाचार माध्यम के सामने और मरते दम तक। यही समझता रहा कि हम मेयर को मारना चाहते हैं। हमने नागराज को खत्म करके महानगर अंडरवर्ल्ड द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, और वह भी इतने सारे पत्रकार गवाहों के सामने। अब यह सबूत देने की जरूरत ही नहीं है कि नागराज किसने मारा। अब हमको चुपचाप यहाँ से निकल जाने दो। सुरक्षित जगह पर पहुँचने के बाद मेयर को रिहा कर दिया जाएगा। तब तक पुलिस कोई हमला करने की कोशिश ना करे। कुछ करिए इंस्पेक्टर। क्या नागराज के हत्यारों को आप यूं ही भाग जाने देंगे? जब तक मेयर साहब उनके कब्जे में है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे चुंगल से बच नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा रहा। कार भागने के लिए स्टार्ट तो हुई, लेकिन अरे ये गुंडे अपने आप बाहर कैसे निकल रहे हैं? अगले ही पल सवाल का जवाब गाड़ी से बाहर निकला। बच गया तो फिर मरेगा। इसके बदन को जाल बना दो, गोलियों से भूनकर। नागराज, तू आयरन बॉल से नीचे दब गया था, हमने तेरे पैर दबे देखे थे, तू बच कैसे गया? तुम लोग यह जानते तो जरूर होगे कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन शायद घबराहट में भूल गए हो। वैसे भी तुमने आयरन बॉल के नीचे दबे मेरे पैर नहीं बल्कि मेरे जूते देखे हैं। सही पूछो तो तुम लोग वास्तव में बहुत मूर्ख हो। जब तुमने मुझे आयरन बॉल के नीचे रुकने के लिए कहा, तभी मैं तुम्हारी चाल को तुरंत भाप गया था और मैंने एक हाथ को पीठ के पीछे कर कलाई से साफ टपकाने शुरू कर दिए थे। जब तुमने चैन को गोली से तोड़ा, तब तक मेरी सर्पसेना जमीन को अंदर से इतना ओला कर चुकी थी कि मैं एक लात से जमीन को ऊपरी सतह को तो नीचे बनी सुरंग में घुस गया। और मैंने यही किया। बॉल के नीचे सिर्फ मेरे जूते दबे और मैं सर्पसेना द्वारा बनाई गई सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकल कार में आ बैठा। अब तुम लोग यह रहस्य जानकर आराम से बेहोश हो सकते हो। काम पूरा हो जाने के बाद नागराज वहां पर नहीं रुका। वह नागराज, तुमने आज एक और कमाल कर दिखाया। ठहरो नागराज, हमको तुम्हारा भी बयान लेना है बाद में इंस्पेक्टर। फिलहाल मेरा कहीं और पहुंचना बहुत जरूरी है। निशा के पास अब नागराज आ चुका तो राज को वापस घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए। क्या हुआ निशा, नागराज चला गया क्या? हाँ, चला गया, और तुम एक बहुत जोरदार कारनामा देखने से वंचित रह गए। अरे, जान रही तो बहुत कारनामे देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ से चलो। अब यहाँ पर क्या धरा है? हाँ चलो। कहीं नागराज एक आध सांप छोड़ ना गया हो जो तुमको खा जाए। नागराज ने सांप वहाँ पर नहीं छोड़े थे, लेकिन महानगर में कोई और सांपों की बाढ़ लाने की तैयारी में था, और यह कोई और नहीं, यह था नागदंत। आज मैं नागराज को ढूंढने नहीं जाऊंगा। इस बार मैं इतनी तबाही मचाऊंगा कि नागराज को खुद ही मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आना पड़ेगा। जाओ मेरे नागों, खोद डालो इस पूरे शहर को, खोखली कर दो इन गगनचुंबी इमारतों की नींवें, फाड़ दो पानी, सीवर और गैस की लाइनें। आज ये महानगर जलेगा, तबाह होगा। इस महानगर को, नागराज को यहाँ रखने की कीमत चुकानी होगी। नागों द्वारा खोखली की जा चुकी सड़कें
अब अपनी छाती पर दौड़ती गाड़ियों का बोझ संभालने लायक नहीं थी। गाड़ियां सड़कों के अंदर धंसती चली गई। बिजली का एक खंभा अपना आधार खोकर गिरा। एक मोहल्ले की बिजली गायब हुई और साथ ही साथ महानगर की तबाही का आगाज शुरू हुआ। गैस की भूमिगत पाइपलाइनों से कुकिंग गैस रिसने लगी और इलेक्ट्रॉनिक स्पार्कों के कारण उसमें आग लगी। आग की लपटें गाड़ियों के पेट्रोल टैंकों तक पहुंचते ही धमाकों के साथ गाड़ियों का फटना भी शुरू हुआ। तबाही का एक आश्चर्यजनक मंजर उपस्थित हो गया था। कहीं कुकिंग गैस के रिसाव से आग के फव्वारे फूट रहे थे तो बगल में ही वाटर पाइप के फटने से पानी की मोटी धारों के झरने भी बह रहे थे। शाबाश मेरे नागो, इसको कहते हैं तबाही। और अगर नागराज अभी ना आया तो अगला निशाना होगा इन मकानों की नींव। नागराज ज्यादा दूर नहीं था। यह क्या है राज? आग की लपट निशा, कहीं भीषण आग लग गई है। हमको उधर ही चलना चाहिए, शायद कोई खबर। अरे इसी इलाके से मेरा जासूस सर मानसिक संकेत भेज रहा है नागराज। पर तबाही फैला रहे हैं नाग। आह, वो संकेत आने के बाद बंद हो गए हैं, यानी मेरा सर या तो बेहोश हो गया है या फिर मारा गया। पर तबाही फैला रहे नाग का क्या अर्थ है? बचो नागराज, गाड़ी सड़क के अंदर घुस रही है। तेज गति से दौड़ती कार को एक झटके से रुक जाना पड़ा। नतीजन एक हो सकता था दुर्घटना। ओह, निशा बेहोश हो गई है कार की टक्कर से। इसको चोट नहीं आई है, यह सिर्फ शौक से बेहोश हो गई है। अच्छा ही हुआ। अब मैं आराम से नागराज के रूप में आकर यह पता कर सकता हूँ कि यह आग का फुहारा कहाँ से फूट रहा है। और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ये रहा एक सर्प। यह आम सर्प नहीं है, इसमें मानव शरीर की गंध है। यह अवश्य ही शरीर में वास करने वाला सर्प है, यानी नागराज का सर्प। इसकी मानसिक तरंगों के सहारे मैं इसके मालिक तक पहुंच जाऊंगी। उस रहस्य में चीनी स्त्री का ख्याल सही भी था और गलत भी। वह सर्प तो मानव शरीर में वास करने वाला ही था, लेकिन उसका मालिक नागराज नहीं बल्कि नागदंत था। नागदंत, रोको ये तबाही और अपने आप को हमारे हवाले करो, वरना क्या? वरना तो नागदंत पर गोलियां चलाएगा मूर्ख। नागदंत आज नागराज को मारे बगैर मर नहीं सकता है। ओह, यानी बासी कड़ी में फिर से उबाल आ रहा है। यह क्या? मेरी भी पुकार बीच में ही रास्ता बदल रही है। कोई इसे खींच रहा है, पर कौन? ओह नागराज, तुमको एक बार फिर मुझे मारने का बुखार चढ़ गया है, लेकिन हमारी आपस की लड़ाई में तुम इन निर्दोष लोगों को क्यों घसीट रहे हो? ये सब तेरे साथ है नागराज, इसलिए इनको इस भूल की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अब समझा, यानी मेरे जासूस सर्प को भी तेरे नागों ने ही मिलकर मारा होगा। तेरे एक सर्प को नहीं, तेरे सारे जासूस सर्पों को मेरे नागों ने खत्म किया है। और अब तेरी बारी है। मेरे अधिकतर नाग फिलहाल उन रिसावों को बंद करने का प्रयास करने में व्यस्त है जो तेरे नागों ने किए हैं। फिर भी तेरे नाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा एक नाग ही तेरे नागों के लिए काफ़ी है। ओह, ये तो विशेष नागफनी सर्प है। नागफनी सर्प पल भर में नागदंत द्वारा छोड़े गए सर्पों के बीच में घुमा और फिर नागदंत की गर्दन से आकसा। ओह, इसका कांटेदार शरीर तो मेरी गर्दन को छलनी किए जा रहा है, पर मैं इसे हार नहीं मान सकता। अपनी नाग शक्ति का प्रयोग करते हुए नागदंत ने नागफनी सर्प को गर्दन से दूर हटाया और उसके जहरीले दांत नागफनी सर्प के शरीर में आ गड़े। नागराज के इस समान तेज जहर अपने शरीर में पहुंचने पर नागफनी सर्प भी अपने होश का कायम नहीं रख सका। ओह, तूने विशेष नागफनी सर्प को भी परास्त कर दिया। हमारी नाग शक्तियाँ लगभग एक समान ही हैं। इनका प्रयोग करके ना तू मुझे हरा सकता और ना मैं, इसलिए हमारा तुम्हारा फैसला सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वह है मल्लयुद्ध। मैं इसका प्रयोग भी करने ही जा रहा था नागराज, क्योंकि इस कला में तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इससे पहले तुझे से मेरी जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें हम दोनों ही अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग करके इतने व्यस्त रहे हैं कि कभी इस तरह से पूरी लड़ाई खत्म करने का मौका ही नहीं मिला। आज मैं तुझे दिखाऊंगा नागदंत इस कला में कितना माहिर है। ओह, तू लगभग लुप्त हो चुकी प्राचीन चीनी युद्ध कला लाइकी का इस्तेमाल कर रहा है। यह तूने कहाँ से सीखी? नागमणि से? नागमणि तो ठीक से घुसे चलाना भी नहीं जानता है। यह कला मुझे कब से आती है यह तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना मैं उससे जानता हूँ
इसका एक स्टिक वार तेरी गर्दन तो तुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकता है। यह ठीक कह रहा है। लाइकी से ज्यादा घातक युद्ध कला का आज तक कोई इजाद नहीं हुआ है। इससे बचने के लिए मुझे टाइगर स्टाइल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि लाइकी से मुझे सिर्फ टाइगर की फुर्ती और शक्ति ही बचा सकती है। नागराज और नागदंत के इस जानलेवा युद्ध को देखने के लिए एक दर्शक भी वहां मौजूद था। यह रहा नागराज, हरी सल्कों से ढकी खाल और नागमानव का रूप मुझे यह बताने के लिए काफी है कि इस सर्प का मानसिक संपर्क किसी से है। मगर यह दूसरा कौन है? यह भी नागराज लग रहा है। अब मैं इन दोनों में से किसे खत्म करूं? कोई तो निशानी। अरे यह क्या? यह मूंछों वाला, यह तो फैंग है। फैंग मेरा मंगेतर। यह तो कुछ साल पहले गायब हो गया था, लेकिन यहाँ पर इस रूप में यह सब क्या हो रहा है? तब तक यह रहस्यमय स्त्री इस शौक से उभर पाती, तब तक नागराज को इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने का रास्ता मिल गया था। ओह, किसी सर्प के मानसिक संकेत मुझ तक आ रहे हैं। नागराज, कुछ करो जल्दी, एक और गैस पाइप फटने वाला है। हम नाग इसके रिसाव को बंद करने में विफल रहे हैं। तुम सारे नाग वहां से तुरंत हट जाओ। अगर विस्फोट को रोक नहीं सकते तो खाम का जान देने से कोई फायदा नहीं है। मेरे नाग फिलहाल विफल जरूर रहे, पर इस होने वाली घटना को मैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगले ही पल नागराज ने नागदंत को उठा उसी स्थान पर फेंका जहाँ पर एक पल बाद कुकिंग गैस की पाइपलाइन फटने वाली थी। नागदंत धमाके के कारण लपटों से दूर जा गिरा। अपने ही कर्मों के कारण पिट गया बेचारा। मैं जानता था इस मामूली से विस्फोट से नागदंत जैसे शक्तिशाली की जान को कोई खतरा नहीं होगा। अब इसके नाग बंधनों ने जकड़कर, नहीं नागराज, मेरे जीते जी तू फैंग को पकड़ना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकता है। ओह, दूसरा बार भी लाइकी स्टाइल का। इसने तुम में और नागदंत में इतनी समानता, और तू नागदंत को फैंग क्यों कह रही है? जरूर तुझको कोई गलतफहमी हुई है। तुम तो कौन हो और नागदंत से तुम्हारा क्या वास्ता है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है नागराज। यह फैंग है जिसका और मेरा साथ जन्म जन्मांतर का है, लेकिन तुझसे मेरा रिश्ता मौत का है। मैं वैसे भी यहाँ पर तुझे मौत देने आई थी। अब तो तुझे मौत देने के दो कारण हो गए हैं मेरे पास। एक कारण तो तूने मुझे अभी अभी बता दिया है। अब इससे पहले कि मैं तुमको अपना दुश्मन मान लूँ, तुम मुझे दूसरा कारण भी बताओ। उस कारण से तेरा कोई खास मतलब नहीं है नागराज। बस इतना समझ ले कि तू सांगली के यानी मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए तुझे हटना हाँ अब मेरी मजबूरी है। मुझ पर बिना कारण हमला करके तूने शिष्टता की सारी सीमाएं तोड़ डाली हैं सांगली, और नागराज को तुझ जैसी अशिष्ट स्त्री पर वार करने से कोई प्रेज भी नहीं है। अब तुझे भी सर्प बंधन में जकड़ मैं नागदंत के साथ ही बंद कर दूंगा, ताकि तुम दोनों जन्म जन्मांतर का साथ निभा सको। तेरे सर्प मेरे लिए नाली के ऊपर उड़ने वाले बनोंगों से ज़्यादा कुछ नहीं है नागराज। सांगली ने पलक झपकते ही बगल में लटकी तलवार खींच ली, और एक कुशल तलवारबाज की तरह दुधारी तलवार हवा में पंखी किसी गति से गोल गोल घूमने लगी। नागराज की सर्प सेना सांगली तक पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गई थी। ओह, मैंने तुझे इतना खतरनाक नहीं समझा था, लेकिन अब मैं तुझ पर हल्की वार नहीं करूँगा। अब मैं तुझको अपने विस्फोकार से बेहोश करूँगा। बड़े आश्चर्य की बात है, सांगली को देख, मुझे इसके नाग स्त्री होने का आभास हो रहा है, परंतु मेरी सारी नाग इंद्रियाँ इसके मानवीय होने का संकेत दे रही हूँ। ओह, इतना तेज विष, कल्पना से भी कहीं ज़्यादा तेज। मेरी मणि तक को इस विष को निष्क्रिय करने के लिए काफ़ी समय लग रहा है। सांगली कुछ पलों के लिए लड़खड़ाई, लेकिन मणि की कृपा से जल्दी संभल गई थी। अगर ये लड़ाई कुछ देर और चली तो तू मुझे अवश्य ही हरा देगा नागराज, इसलिए अब मैं ही इस लड़ाई को हमेशा के लिए समाप्त कर देती हूँ। मणि पर से कपड़ा हटा और नागराज अपने शरीर पर मणि की किरणें पड़ते ही चीख पड़ा था। ओह, मेरे शरीर में तेज जलन हो रही है। मुझे एकाएक बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। वह इसलिए नागराज क्योंकि इस मणि की किरणें तेरे विष को नष्ट कर रही हैं। इसी प्रक्रिया के कारण तेरे शरीर में जलन हो रही है और कमजोरी भी तुझे महसूस हो रही है, क्योंकि विष नष्ट होने के कारण तेरे शरीर में रहने वाले सूक्ष्म सर्प भी मर रहे हैं, और तेरे शरीर की वास्तविक शक्ति है ये सर्प ही है। अब मेरी तलवार एक ही झटके में तेरे सिर को धड़ से अलग कर देगी। ये स्त्री मेरे बारे में इतना कैसे जानती है?
लेकिन इससे पहले कि तलवार की धार से नागराज की गर्दन का स्पर्श हो पाता, मणि की किरणें क्षीण हो रही थी। यानी सुनची यहाँ आ रहा है और उसके साथ ओह, मुझे तुरंत भागना होगा यहाँ से। अब मेरे पास या तो नागराज को खत्म करने का वक्त है या फिर फैंग को उठाकर भागने का। और मैं फैंग को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज बच गया है नागराज। नागराज की विपरीत आंखों के सामने मणि से एक गाढ़ी धुंध निकली। सांगली और नागदंत को अपने आगोश में लेने लगी थी और जब धुंध छटी तो ओह, दोनों गायब। यह सांगली जरूर मुझ पर दोबारा हमला करेगी। इससे पहले ही मुझे उसको ढूंढ निकालना होगा, पर कैसे? वह अपने पीछे ऐसा कोई सूत्र नहीं छोड़ गई है जिसके जरिए मैं उस तक। अरे, यह कपड़ा तो सांगली ने अपने माथे पर बांधा हुआ था। शायद इस कपड़े से मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो सांगली का पता बता सके। लेकिन इससे पहले कि नागराज उस कपड़े का छानबीन कर पाता। अरे, कौन? नागराज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है तुमको यहाँ पर देखकर ही राज मुझे छोड़कर भाग गया है। राज? ओह, वह डरपोक कभी मिला तो नहीं, पर उसकी बहादुरी की कहानियां सुनी है निशा मैंने। खैर, ये बताओ यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि नागराज कोई जवाब दे पाता, पीछे से एक आवाज आई। नागराज, जिसे सुन नागराज हैरान। नागराज ने पीछे घूम देखा। उसकी आंखें विस्मय से फैलती चली गई थी। नागराज, आखिर मैंने तुमको इस सर्प अंबार की मदद से ढूंढ ही निकाला है। आग उगलते उड़ते ड्रैगन पर एक बूढ़ा चीनी। कैसे कैसे दोस्त है तुम्हारे नागराज? दोस्त जिसको मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ निशा, और अपनी हरकतों से यह दोस्त का दुश्मन ज़्यादा लग रहा है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ नागराज। मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद लेने के लिए आया हूँ, बहुत जल्दी। इसलिए मुझे ड्रैगन का इस्तेमाल करके यहाँ आना पड़ा। मेरा नाम सुन ली है। ओह, मेरी मदद क्या चाहिए आपको मुझसे? तुम्हारा जहर। मेरा जहर? परंतु क्यों? मेरे जहर से चीन वासियों का क्या काम पड़ गया है, यह समझने में वक्त लगेगा नागराज। तुम सिर्फ मेरा विश्वास करो और अपना जहर मुझे। अरे, तुम्हारे हाथ में ये मणि वस्त्र कैसे है? यह तुमको कहाँ से मिला? और मणि कहाँ है? मणि? ओह, अगर तुम उस मणि के बारे में जानते हो जो सांगली के बारे में भी जरूर जानते हो कि सांगली, उसको तुम कैसे जानते हो? अभी अभी वह फैंग को लेकर यहाँ से गई है। फैंग यानी मेरा जानी दुश्मन नागदंत। फैंग? पर वह तो कई साल पहले। खैर, पर सांगली यहाँ पर क्या कर रही थी? जरूर कुछ ऐसी बात है जो मुझे भी नहीं पता। खैर, तुम तो मेरे साथ चलो अभी। तुम या तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हो या बिल्कुल मूर्ख। तुम और सांगली, फैंग यानी नागदंत की जान पहचान वाले हो। पहले नागदंत ने मुझे मारने की कोशिश की, फिर उसकी मदद के लिए ना जाने कहाँ से वो सांगली आ गई, और अब उनको भी किसी जगह से भागना पड़ा। अब तुम मेरा जहर लेने का बहाना बनाकर मुझे किसी जाल में फंसाने यहाँ आ गए हो। तुम गलत समझ रहे हो नागराज। फैंग और सांगली मेरे कबीले के जरूर है, पर फिलहाल मैं उनका साथी नहीं हूँ। यह तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ जाने तो दूर, तुमको भी यहाँ से जाने देने का इरादा नहीं है। जब तक तुम सच सच न उगलो, मुझे तुम बांध नहीं पाओगे नागराज। यह सर्प अंबार हर हमले से मेरी रक्षा करेगा, और चूंकि मुझको तुमको यहाँ से हर हाल में ले जाना ही है, इसलिए मैं अब अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करने के लिए विवश हूँ नागराज। नागराज ऐसे किसी हमले के लिए पहले से ही तैयार था। मेरी विष पुकार इसको मुझ तक पहुँचने से पहले ही रोक देगी, लेकिन विष पुकार का असर उल्टा ही हुआ। अरे, मेरी विष पुकार से रोकना तो यह और उत्तेजित हो गया है, जैसे आग में घी पड़ गया हो। ठीक समझे नागराज। यह ड्रैगन एक अत्यधिक जहरीला प्राणी है। इसके मुंह से आग नहीं बल्कि ऐसा जहर निकलता है जो वायु के संपर्क में आते ही दहक उठता है। तुम्हारे जहर की पुकार इसके लिए घातक नहीं बल्कि शक्तिवर्धक है। देखते हैं मेरा विषदंश इसके लिए कितना शक्तिदायक होगा। जहरीला ड्रैगन उर्फ सिर्फ कुछ पलों के लिए लड़खड़ाया है। अरे, यह तो मेरा जहर पचा गया, और अब यह मुझे पंजे में जकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त इसे छूटने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीधा साधा सॉलिड पंच, मेरी अमानवीय नाग शक्ति से भरा पंच। ड्रैगन नागराज को छोड़ने पर मजबूर हो गया। अब सबसे पहले इसके पंजों का इंतजाम करना होगा मुझे। और ये काम कारों के टूटे
कांच के टुकड़े आराम से करेंगे। कांच के टुकड़े पंजों में घुसते ही ड्रैगन चीख उठा। अब ये अपने पंजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और ना ही इस सर्प रस्सी को अपने शरीर से हटाकर अपने को बंधने से बचा पाएगा। कुछ ही देर बाद ड्रैगन सर्प रस्सी में बंधा हुआ बेबस सा पड़ा था। लो सुंची, तुम्हारा सबसे जोरदार प्याला तो पिट गया। अब बताओ तुम्हारा नंबर लगाओ या नहीं। तुमको इस तरीके से ले जाना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं तुमको अपने पीछे आने पर मजबूर करूँगा। तुम्हारी साथी इस लड़की को अपना बंधक बनाकर। ओह, तो तुम इस निम्न दर्जे की हरकत पर उतर आए हो, पर तुमको इसको लेकर जाओगे कैसे? तुम्हारी सवारी को तो मैंने बांध कर रखा है। मेरा सर्प अंबार ज़्यादा देर तक मेरे ड्रैगन को बंधा नहीं रहने देगा। सर्प अंबार से निकली शक्तियाँ सर्प रस्सियों को छिन भिन कर रही थी। हम फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं नागराज, और अगर तुम इस लड़की को दोबारा देखना चाहते हो तो 15 घंटे के अंदर अंदर चीन के जैमनी प्रांत में स्थित घने जंगलों के पूर्वी कोने पर पहुंच जाओ। अगर तुम यह समझते हो कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से चले जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि नागराज तुमको निशा का अपहरण नहीं करने देगा। जिसके हाथ में सर्प अंबार हो उससे उलझने की भूल नहीं करनी चाहिए। नागराज अंबर किरणों का एक तेज वार खाकर दूर जा गिरा, और जब उसकी आंखें फिर से कुछ देखने लायक हुई तो आकाश में उड़ता हुआ ड्रैगन बहुत दूर जा चुका था। ओह, वह निशा को लेकर चला गया है और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मुझे चीन के जैमनी प्रांत में पहुंचना होगा, और वह भी 15 घंटों के अंदर, और इतनी जल्दी पहुंचने का इंतजाम सिर्फ भारती ही कर सकती है। और फिर कुछ देर बाद, यह क्या कह रहे हो नागराज? निशा का अपहरण कोई क्यों करेगा मुझे अपने पीछे बुलाने के लिए? वह बूढ़ा अच्छी तरह जानता है कि नागराज किसी भी निर्दोष को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। ओह समझी, अब तुम सारी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। तुम भारतीय कम्युनिकेशन का प्राइवेट प्लेन लेकर चीन के लिए रवाना हो जाओ। मैं यहाँ पर इस बात का पूरा इंतजाम कर दूंगी कि तुमको चीनी अधिकारी रास्ते में ना रोके। न्यूज़ चैनल का मालिक होने से इतना फ़ायदा तो होता ही है। जल्दी नागराज भारतीय कम्युनिकेशन के प्लेन में चीन की तरफ बढ़ रहा था, और उसकी मंजिल थी जैमनी प्रांत के घने जंगल। तो सुंची नागराज को खींच कर ले जाने में सफल ही हो रहा था। वाह, कमाल की मणि है यह, लेकिन तुम इसे माथे पर पहनने के बजाय छिपा क्यों रही हो? वह इसलिए क्योंकि अगर इसकी किरणों का तुम्हारे शरीर से स्पर्श हुआ तो तुम्हारे शरीर का विष नष्ट हो जाना शुरू हो जाएगा। ओह, बड़ी खासियत है इस मणि में। यह मणि तुमको मिली कहाँ से? और तुम हो कौन? तुमने मुझे आखिर बचाया क्यों है? यानी तुमको कुछ भी याद नहीं फैंग? उस शैतान ने तुम्हारी सारी याददाश्त को मिटा दिया है क्या? तुमको मैं याद नहीं? हमारी सगाई भी भूल गई हो तो? मैं सांगली हूँ फैंग, तुम्हारी मंगेतर सांगली। मेरी मंगेतर? हमारी सगाई कब हुई? किस शैतान ने मेरी याददाश्त को मिटा दिया है? और तो मुझे फैंग क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम नागनंदिनी फैंग हो। तुम्हारी याददाश्त उसी दुष्ट ने मिटा डाली है जिसके मुड़ी तलवार जैसी मूछें थी, दुबला पतला, सांप जैसी आंखें और पश्चिमी सूट का पहनावा। तुम तो प्रोफेसर नागमणि का हुलिया बयां कर रही हो, लेकिन वह दुष्ट नहीं। वह तो मेरा जन्मदाता है, वह मेरा निर्माता है। वह तुम्हारा निर्माता नहीं है, तुम्हारा विनाशक है। खैर, इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल तो नागराज को चीन के जैमनी प्रांत जाने से रोकना बहुत जरूरी है। आओ आओ मेरे साथ आ जाओ। नागराज, चीन क्यों आ रहा है? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको सब समझा दूंगी। गाड़ी धुंध एक बार फिर दोनों को अपने आगोश में लेने लगी और फिर दोनों गायब होने लगे। आगे का भाग पढ़ेंगे हम जहरीले कॉमिक्स के पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।